आज का हमारा टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे अपने इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि हम पहले बहुत बार पढ़ते आए हैं। इसका पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? ये होता है द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके सर्वाइव करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो कि पहले से बने हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के, जैसे कि लेक्स और फॉरेस्ट। और आर्टिफिशियल मतलब जिन्हें ह्यूमन ने बनाया है, जैसे कि मैन मेड पॉन्ड्स और पार्क्स, क्योंकि पार्क में बहुत सारे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है, एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक के भी तीन टाइप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स ना जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। कंज्यूमर्स मतलब जो कि प्रोड्यूसर्स के उन पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और डीकम्पोजर्स जब प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो फिर उसके ऊपर डीकम्पोजर्स रिएक्ट करते हैं और अपना फूड वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स और फूड चेन होता क्या है? फूड चेन इज़ द लीनियर सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। होता क्या ये, जैसे कि अगर एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, उसे बोलते हैं फूड चेन। ये लाइन जो है ये साइकिल की तरह चलती रहती है। और फूड वेब मतलब कनेक्शन बिटवीन टू और मोर फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल ऑफ फूड चेन। हाँ, जैसे कि एक प्लांट जो कि ये होता है फूड चेन का सिस्टम। इसमें सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, इसके ऊपर ये तीनों होते हैं कंज्यूमर्स। इसमें प्रोड्यूसर को मान लो कि यहाँ पर एक प्लांट है, उसे खाएगा रैट, और रैट को खाएगा उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म जैसे कि कैट, और कैट को उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई कार्निवोरस जैसे कि लायन या टाइगर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं फूड चेन के। और फूड वेब मतलब बहुत सारे फूड चेन का एक साथ होना कनेक्शन। जैसे कि क्रॉप है, उसको इंसेक्ट्स भी खाएंगे और रैट भी खाएगा। अब रैट को स्नेक भी खा सकता है, इंसेक्ट को भी स्नेक खाएगा। मतलब जब एक ही चीज़ से बहुत सारे फूड चेन्स कनेक्टेड हो, उसे बोलेंगे फूड वेब। एनर्जी फ्लो, मैं बताया कि फूड चेन होता है द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब पर एनर्जी भी किसी एक लिमिट में ट्रांसफ़र होती है, जो कि होता है 10%। अगर उस रैट ने उस क्रॉप को खाया है तो उस क्रॉप का बस 10% एनर्जी रैट को मिलेगी, और रैट को उस कैट ने खाया है तो कैट को उस रैट का बस 10% एनर्जी मिलेगी। बाकी 90% एनर्जी एमिट हो जाती है हीट के फॉर्म में, जो कि हम देखते हैं। तो फिर थर्मल कैमरास में जो हमें हीट दिखती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो हीट होती है रिलीज, जो कि 90% एनर्जी होती है उसके फॉर्म में। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ओजोन, हम सब जानते हैं कि अभी ओजोन लेयर क्या काम करती है और वो कहाँ पर है, उसका क्या हाल हो रहा है आज। तो ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है? जब किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यूवी लाइट पड़ती है तो वो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। और अगर एक ऑक्सीजन एटम और जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तब O3 मतलब कि ओजोन फॉर्म होता है। ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ से 20 to 30 किलोमीटर अपवर्ड के डिस्टेंस में होती है, जो कि सन से आने वाली यूवी रेस से हमको प्रोटेक्ट करती है। अगर वो यहाँ तक आ जाए यूवी रेस तो हमारी आँखों को दिक्कत हो सकती है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है और क्रॉप्स मर सकते हैं। ओजोन लेयर ख़त्म हो कैसे रही है? पर आजकल जो हम यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स, उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। एक स्टेबल गैस होती है
जो कि आसमान में ऊपर जाती है, जिस लेवल में ओजोन होता है। इसमें 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 इसके अंदर का क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और वो ओजोन को ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। इसके बहुत सारे, और इसका होल है जो कि है साउथ पोल में। मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज दो टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो गार्बेज जिसके डिकम्पोजर्स रिएक्ट करके वो उसको कंपोज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे फ्रूट पील्स, जब हम किसी फ्रूट को छीलते हैं तो उसके पील्स को एक डिकम्पोजर्स उसको उसके पील से अपने आप को फूड प्रोवाइड करती है, और जो उसका बचा होता है उससे हम एज अ मैन्यूर अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि जिनके ऊपर डिकम्पोजर्स रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक और मेटल्स। हम ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम गार्बेज को रिसाइकल कर सकते हैं। उसको सॉरी मैं काटूँगा 1 मिनट। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम एक वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसके अंदर आता है रिसाइकलिंग, जिसमें मेटल्स को और कुछ हाई लेवल प्लास्टिक को रिफॉर्म कर सकते हैं। इंसनरेशन मतलब वेस्ट को एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में जलाना और उसे ऐश को फॉर्म करना। और लैंड डिस्पोजल, इसमें हम एक प्लेन लैंड में एक गड्ढा खोद के उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल सकते हैं, जिससे खाद होती है प्रोड्यूस, उसे बोलते हैं लैंड डिस्पोजल। आज से कुछ साल पहले तक ट्रेन्स में हमें प्लास्टिक के कप्स मिलते थे चाय के लिए, पर उतने सारे कप्स एक दिन में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम उस प्लास्टिक को रिप्लेस कर देंगे कुल्हड़ से। कुल्हड़ जो कि क्ले से बनते हैं, पर वो क्ले क्या कर रहा था कि वो क्ले बहुत सारी फर्टाइल सॉइल को वेस्ट कर रहा था, और क्योंकि चाय बहुत सारा कंज्यूम होती है एक दिन में ही, तो फिर आज इसका है कि आज पेपर कप्स का यूज़ होता है ट्रेन्स में, जहाँ पर चाय बिकती है। इतना ही था चैप्टर में। थैंक यू। आजकल गवर्नमेंट जो ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन यूज कर रहे हैं, रेड कलर डस्टबिन, व्हाई दे आर यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स फॉर डस्टबिन? ग्रीन डस्टबिन यूज़ होता है ड्राई वेस्ट के लिए, ब्लू यूज़ होता है वेट के लिए, और रेड का मुझे नहीं पता सर। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो ड्राई वेस्ट है उसका अलग यूज़ होता है और वेट वेस्ट का अलग यूज़ होता है, इसलिए उसको डिकम्पोज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम लैंड डिस्पोजल में हम प्लास्टिक को नहीं डाल सकते क्योंकि प्लास्टिक डिस्पोज नहीं होगा, इसलिए उसमें बस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं ऐसे ही। और रिसाइकलिंग में पूछना आप पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट। इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ भी पूछो। इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब फूड चेन और फूड वेब में मतलब फ़र्क क्या, दोनों में तो वही रहेगा? फूड चेन में बस मतलब मान लो कि ये फूड चेन क्या होता है, ऐसे कि एक प्लांट है, उसको एक रैट खाएगा, फिर उसको स्नेक खाएगा, उसे ईगल खाएगी, ये फूड चेन हो गया। फूड वेब मतलब एक प्लांट है, उसको रैट भी खा रहा है और उसको इंसेक्ट भी खा रहे हैं, अब उस इंसेक्ट को भी 2 चीज़ें खा रही है, उसको एक खा रहा है। मतलब बहुत सारे फूड चेन जब आपस में होते हैं कनेक्ट, उसे बोलते हैं फूड वेब। और क्या? प्लास्टिक को रिसाइकल करने के क्या-क्या वेज हैं? वेरी गुड। इसके रिसाइकलिंग होता है और इंसनरेशन, मतलब प्लास्टिक को, हाई लेवल प्लास्टिक को हीट करके हम उसे रीशेप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइकल। तो उसमें डाउट था, जो वो ब्लू और ग्रीन वाले जो डस्टबिन होते हैं, तो जो ग्रीन वाला डस्टबिन होता है तो सूखा रखते हैं, हाँ,
मतलब दोनों में डिकम्पोज करेंगी ना, मतलब दोनों में डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। वेट जो होता है, हाँ। जैसे कि ड्राई वाले को हम लोग को हीट देके हम उसको एशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वेट को नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे और होते हैं कारण जिनकी वजह से अलग अलग किया जाता है आजकल। तो क्या लिखा आपने? ओजोन इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस, डिप्लीशन। यस सर। प्लीज एक्सप्लेन करना क्या है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मतलब आजकल हमारे होम्स में हम लोग एसी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। उसके अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक कंपाउंड निकलता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, और वो हवा में जाके जहाँ पर ओजोन लेयर है वो उस हाइट में जाके ओजोन का स्टेबल मीन्स वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो फिर ओजोन वो कैसे बस वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। अगर रिएक्ट नहीं करता तो ओजोन को कैसे डिप्लीट करेगा? क्योंकि वो बस ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ओजोन के साथ रिएक्ट करता तो स्टेबल ही होना चाहिए। तो मुझे क्या आइडिया नहीं इस बारे में। हाँ, तो वो जो है तो वो कंपाउंड ओजोन के साथ रिएक्ट, चला जाता है। आपने बोला ना CFC दैट इज कंपाउंड, वो गैसियस कंपाउंड है, गैसियस कंपाउंड है इसलिए होता है। तो वो उसका रिएक्ट करके उसके O3 को गैसियस कंपाउंड है आपने बोल दिया, पर गैसियस कंपाउंड है, क्या कंडीशन है वो ऊपर जाएगा इसमें? टू विच कंडीशन गैसियस कंपाउंड विल मूव अपवर्ड? जब वो हॉट होगा बाकी के और गैसेस होंगी तभी वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। इट मींस जो CFC है वो हॉट होता है। हाँ, और ये कारण है कि शायद आजकल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी हो सकता है कारण CLC। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी का बढ़ना, ऐसे कि टेम्परेचर कुछ ऐसे हम देखा कि इसका यूज़ हो रहा है आजकल, उससे ही और एक हॉट गैस होती है और इसकी संख्या बढ़ रही है, इसीलिए गर्मी बढ़ रही है आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। सिर्फ उसी से ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे कारण होते हैं, और भी बताइए। और जैसे कि आजकल व्हीकल सबसे बेस्ट एग्जांपल। हाँ, व्हीकल, उसमें सब यही होता है रिलीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है व्हीकल से, उसमें होता है। कौन सी गैस होती है? कार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज वेरी हार्मफुल। और क्या टॉपिक आपके चैप्टर बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें? नो सर। वो क्या टॉपिक लिखा आपने? ह्यूमन इंपैक्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, उसमें बस अच्छा, ओजोन से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है? अगर ओजोन लेयर ना हो तो फिर जो सन की यूवी लाइट है वो यहाँ तक आएगी डायरेक्ट, उससे स्किन कैंसर हो सकता है, आँखों की हो सकती है प्रॉब्लम, जैसे कि इससे मोतियाबिंद कहते हैं, उसको इंग्लिश में याद नहीं आता क्या कहते हैं मुझे। और सनरेज अगर डायरेक्ट आएगी तो आपकी स्किन बचेगी क्या? सन रेक नहीं, यूवी रेस आएगी डायरेक्ट। यूवी रेज आएंगी ना, डायरेक्ट आएंगी बोल रहे हो, तो आपकी स्किन तो जल जानी चाहिए ना। वो सन दूर से, हाँ वही तो उसे तो स्किन कैंसर होता है जब वो स्किन में बहुत हार्मफुल चीज़ें होती है, यूवी लाइट वो स्किन कैंसर प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ डिजीज, बस इतना पता है। इधर क्या लिखा आपने कंपोनेंट्स में? कंपोनेंट्स बायोटिक में, बायोटिक इसके अंदर है नीचे ए बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या लिखा आपने? कंज्यूमर्स एंड लास्ट थर्ड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंप्यूजर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, डीकम्पोजर मतलब जो डीकम्पोज करेगा। मान लो कि एग्जांपल बैक्टीरियाज किस चीज़ को डीकम्पोज करेंगे? प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज को। मेरे को डाउट है, जो कंज्यूमर्स है वो ह्यूमन भी कंज्यूमर्स में भी आएगा, मतलब कंज्यूमर्स में तो आएगा, वो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर में भी आएगा ना? मतलब नहीं, हम प्लांट ग्रो करते हैं ना, हम भी तो प्लांट ना वो अलग हमारे भी थोड़ी ना अपना ग्रो हो जाएगा। ना, प्लांट पहले ज़्यादा थे जब इंसान नहीं थे तब, अच्छा, अब उल्टा कम हो रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन होता है जिसमें प्लांट्स का कोई रोल नहीं, हाँ, सॉरी ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं,
ह्यूमन आर प्रोड्यूसर्स? नो, नॉट प्रोड्यूसर्स। क्या बोल रही है? बोला ह्यूमन आर नॉट प्रोड्यूसर। उसने बोला था कि प्रोड्यूसर्स हैं। सर इसने पूछा मैंने था पूछा था। कि ह्यूमन आर प्रोड्यूसर। ओके। एनीथिंग एल्स? नेचुरल आर्टिफिशियल क्या है ये? नेचुरल मतलब नेचुरल के सिस्टम मतलब वो जो कि पहले से बने हैं, जैसे कि ओशंस, रिवर्स, फॉरेस्ट। एक इकोसिस्टम होता है और एक इको दूसरा भी होता है ना कुछ? इको व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट करते हैं और एक तो वो बनाता है एक इकोसिस्टम। कह सकते हैं कि इंटरेक्शन लिविंग बिटवीन थिंग नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे कि लैंड, सॉइल मैं और ये चेयर इंटरेक्ट किए, इकोसिस्टम बना दी, मतलब ये समझा। ना, मतलब से कि ये मान लीजिए एक सिटी है, वहाँ पे लिविंग बीइंग हूँ, हाँ ये चेयर नॉन लिविंग बीइंग है, हाँ, हम दोनों कैसे इकोसिस्टम बना रहे हैं? ये बहुत छोटे इकोसिस्टम होगा। आपसे कह सकते हैं इकोसिस्टम, अगर आप यहीं पे रहते हैं तो इकोसिस्टम है क्या वो पूछ रहा हूँ मैं, मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्या इकोसिस्टम क्या। जैसे कि इकोसिस्टम, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पॉन्ड का, तो पॉन्ड में क्या होता है? सॉइल होता है, वाटर होता है, वो होता है नॉन लिविंग थिंग में। उसके अंदर प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो होता है लिविंग थिंग। तो जो मिल के ये करते क्या है? तो वो मिल के बनाते हैं इकोसिस्टम। उनको अगर मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो इकोसिस्टम है। अच्छा, मिलेंगे तो इकोसिस्टम है। ठीक है।